जानवर वाकई बहुत ही इनक्रेडिबल होते हैं। मतलब है कि हाँ, इंसान स्मार्ट होते हैं लेकिन हम नेचुरली कुछ चीजें नहीं कर पाते हैं, जैसे कि उड़ना, पानी के अंदर सांस लेना या फिर अंडे देना। और जब हमको ऐसा लगता है कि हम धरती पर रह रहे सभी जानवरों के बारे में सब कुछ जानते हैं, वहीं कुछ जानवर आते हैं जो कि अपनी एबिलिटीज से मदर नेचर के प्रिंसिपल को भी हरा देते हैं। रवेंस जो कि इंसानों जैसे बात कर सकते हैं से लेकर छिपकली जो कि जीसस की तरह पानी में चल सकती है। समय आ गया हम देखें कुछ ऐसी असंभव चीजें जो कि कुछ ही जानवर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मरने के लिए टाइम नहीं है। दुनिया में तीन ही चीजें फिक्स हैं जो चाहे कुछ हो जाए वो होगी और होती ही हैं: जीना, मरना और टैक्स। लेकिन दूसरे वाले रूल का एक एक्सेप्शन है और उसका नाम है टोरिटोप्सिस डोहर्नी, जेलीफिश की एक छोटी सी स्पीशीज जिसके पास बड़ा ही जबरदस्त टैलेंट है। ये मर नहीं सकती। मैं सीरियस हूँ भाई। ये जेलीफिश दुनिया भर में एकमात्र ऐसी स्पीशीज हैं जिनको बायोलॉजिकली इमॉर्टल यानी कि बायोलॉजिकली अमर डिक्लेयर किया गया है। अगर कोई शिकारी इस जेलीफिश को सीधा ना निकल जाए तो ये दुनिया खत्म होने तक तैरती रहेंगी। जब ये पूरे तरीके से बढ़ जाती हैं तो इनका साइज कुछ 0.2 इंच होता है, मतलब कि आपकी छोटी उंगली के नाखून से भी छोटी। लेकिन इनका छोटा साइज होने के बावजूद इन्हें फिर से सेल्स बनाने की प्रोसेस जिसे कहते हैं ट्रांसडिफरेंशिएशंस, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जब इन्हें चोट लगती है या जब ये भूखे होते हैं तो ये अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस एक स्टेप पीछे चले जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं जुवेनाइल पोपल स्टेट में। एडल्ट सेल्स खुद ब खुद अपना यंगर फॉर्म लेती हैं जो कि बाद में ऐसी बेबी जेलीफिश बनती हैं जो कि इंजर्ड एडल्ट की जेनेटिक कॉपी होती हैं। वो अपनी बनावट के सबसे एसेंशियल पार्ट को हमेशा के लिए बरकरार रख सकती हैं जो कि है नर्व सेंटर, और यही ट्रांसडिफरेंशिएशंस को इफेक्ट करता है। और फिर ये जेलीफिश हमेशा तैरती रहती है, हमेशा हमेशा हमेशा। इनक्रेडिबल कैमोफ्लेज। आपने कॉपीकैट के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने कॉपी ऑक्टोपस के बारे में सुना? ठीक है, ये इसका असली नाम नहीं है। साइंटिस्ट इसे इंडोनेशियन मिमिक ऑक्टोपस कहते हैं। ये एक इंटेलिजेंट ओशियन डेवलपर होता है जिसमें ये करने की एबिलिटी होती है दूसरे सी क्रिएचर्स की नकल करने की, और सिर्फ एक या दो नहीं। ये अमेजिंग सेफेलोपॉड करीब 15 पानी के जानवरों को मिमिक कर सकता है, जैसे कि लाइन फिश, सी स्नेक्स, शोल फिश। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, अब ज्यादातर ऑक्टोपी जब अपने पास डेंजर फील करते हैं ना तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट क्रिप्सिस कहते हैं। लेकिन मिमिक ऑक्टोपस अपना शेप ऐसे बदलता है कि ये अपने शिकारी को ही उसके शिकारी जैसा लगने लगता है और फिर वो डरकर दूर भाग जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब ऑक्टोपस भूखा होता है तो ये बिना किसी की नजरों में आए शिकार कर सकता है। आखिरकार अगर आप किसी सी स्नेक को देखेंगे तो आप ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो असल में एक 8 पैरों वाला ऑक्टोपस होगा। क्यों, है ना? ऐसा लगता है कि ये रॉबिन विलियम्स का ऑक्टोपस वर्जन है। लेकिन सिर्फ मिमिक ऑक्टोपस ही पानी में रहने वाला ऐसा जानवर नहीं है जो कैमोफ्लेज के साथ क्रिएटिविटी दिखाता है। द चमेलोन्स ऑफ द सी निकनेम वाली कटल फिश अपना कलर तुरंत चेंज कर सकती है और ठीक अपने बैकग्राउंड जैसी दिख सकती है। लेकिन ये सिर्फ कलर ही चेंज नहीं करती है, ये पानी में तैरने वाली मलस्क का शेप और टेक्सचर भी मिमिक कर सकती है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? चलिए आइए गेम खेलते हैं जिसका नाम है कटल फिश को ढूंढिए। तैयार है? क्या आप इसे देख सकते हैं? नहीं, ये तो डाइवर है। वेल, ये यहाँ है। वाह, इसने आखिर ऐसा किया कैसे? वेल, कटल फिश की स्किन में बहुत सारी स्पेशलाइज्ड पिगमेंटेड सेल्स होती हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। कटल फिश अपने मन के हिसाब से इन्हें बदल सकती है, जैसे कि इन्हें बढ़ा के या फिर सिकोड़ के कुछ ही सेकंड में इनका कलर बदल सकती है। इस जबरदस्त स्किल के साथ कटल फिश अपने शिकारी से बचने के लिए तुरंत कलर बदल सकती है और ऐसा करके ये खुद भी शिकार कर सकती है, साथ ही दूसरी कटल फिश से भी बात कर सकती है। यार, मैं तो स्किन की हेल्प से सिर्फ तभी कम्युनिकेट कर सकता हूँ जब एम्बेरसमेंट के मारे में लाल हो जाता हूँ। वो भाई, मुझे मत देखो। जब मैं अपने एम्बेरसिंग चैप्टर से उभर रहा हूँ तब तक क्यों ना आप वो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करें। जी हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं नॉर्मल हो गया हूँ और आपने नॉर्मल कलर में आ चुका हूँ। हाँ तो भैया, कहाँ थे हम? आसमानी सांप। देखिए ऊपर आसमान में, क्या ये एक चिड़िया है? प्लेन है? नहीं, ये एक सांप है। रुकिए, क्या सांप उड़ सकते हैं? नहीं, सारे सांप नहीं, सिर्फ पैराडाइज ट्री स्नेक जो कि वेस्टर्न इंडिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये साइज में बस 3 फीट के होते हैं। टी स्नेक की स्पीशीज रेन फॉरेस्ट की जमीन में रेंगने के बजाय पेड़ों के ऊपर रहना ज्यादा पसंद करती हैं। ऊपर पेड़ों में रहने वाले जानवरों का शिकार करना ज्यादा आसान होता है। ऊपर से ये डाली के जैसे दिखने लगते हैं, जो कि अलग भी नहीं दिखाई देते। लेकिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना कोई आसान काम नहीं होता।
इसीलिए बजाय कि वो एक पेड़ से नीचे उतरें और फिर दूसरे पर चढ़ें, वो सीधा अपनी रिब्स को फैलाकर कुछ पंख जैसा बना लेते हैं। फिर वो खुद को जे शेप का बना लेते हैं और हवा में लॉन्च हो जाते हैं और फिर ऐसे ही दूसरे पेड़ पर या फिर किसी और जगह पहुंच जाते हैं। एक अच्छे दिन में ये एक उड़ान में 300 फीट तक उड़ सकते हैं और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये हवा में भी सांप वाले मूवमेंट करते हैं। अगर ये सीधा उड़ेंगे और बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो जमीन पर क्रैश हो जाएंगे। तो माना जाता है कि इनका अजीब रिबन जैसा मूवमेंट ही इन्हें हवा में रहने का और अपने टारगेट तक पहुंचने में मदद करता है। लेकिन ये इतने अजीब स्किल है कि साइंटिस्ट अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि आखिर इन सांपों को इतना उड़ने की जरूरत क्या है। कुछ को लगता है कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने में उनको मजा आता है। किसे पता था कि सांप एडवन आइलैंड के इतने दीवाने होंगे भाई। बॉस बीटल, क्या आपने कभी भी डंग बीटल के बारे में सुना है? इसके नाम से तो साफ पता चलता है कि इस स्पीशीज को गोबर बड़ा पसंद है। ये पूरी दुनिया में पाई जाती है सिवाय अंटार्कटिका के। ये इंटरेस्टिंग कीड़े हर्बीवोर्स के गोबर की खोज में भटकते रहते हैं। इसमें आधी डाइजेस्ट की गई घास और बहुत ही बदबूदार लिक्विड होते हैं और इन्हें ही ये बीटल खाती हैं। कुछ तो अपने इस अनमोल पूप सूप को प्रिजर्व करने के लिए इनके गोले बनाकर गाड़ देती हैं, जिससे कि इन्हें कई बार आना जाना ना पड़े। इसलिए बीटल्स बड़ी बड़ी बॉल बनाती हैं और फिर अपने पीछे के मजबूत पैरों से इसे पुश करती हैं। अब तक आप देख ही चुके होंगे कि आधे इनसे भी छोटी ये बीटल सबसे बड़ी बीटल तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपने साइज के हिसाब से ये धरती पर पाई जाने वाली सबसे ताकतवर जानवर है। देखने में भले ही ऐसा लग रहा हो कि ये गोबर के बॉल से स्ट्रगल कर रही है, लेकिन फिर भी डंग बीटल रेशियो के हिसाब से धरती पर किसी भी जानवर को उठाने की ताकत रखती है। मतलब कि ये अपने शरीर के वजन से 1000 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। इसका एवरेज बिठाएं तो मतलब होगा कि एक इंसान 6 डबल डेकर बस उठा रहा हो। क्या इसके बारे में सोचकर किसी और के भी हाथ दुख रहे हैं? द सामन रन। सामन शायद दुनिया के सबसे टेस्टी एनिमल में से एक है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यही सबसे ज्यादा क्रीपी भी है। ये मछली साफ पानी में, नदियों और झीलों में पैदा होती है और एक बार जब ये बड़ी हो जाती है तो ये नमक वाले समंदर में चली जाती है, जहां पर इन्हें ज्यादा अच्छे से खाना मिल पाता है और ये ज्यादा अच्छे से बड़ी हो पाती है। जब टाइम आता है इनके खुद के बच्चे करने का तो ये वापस से उसी साफ पानी वाली जगह पर आ जाती है जहां पर वो खुद पैदा होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो जगह सेफ है। आपके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो एग्जैक्ट सेम स्पॉट बिना मैप के अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं ढूंढ सकता भाई। लेकिन सामन के सर में छोटे लोहे के पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंपास की सुइयों की तरह काम करते हैं और पहुंचा देते हैं उन्हें उसी सेम जगह पर जहां वो पैदा हुई थी। और ऐसा ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही लंबा और मुश्किल सफर होता है। सामन को कई सौ मील पानी में तैरना पड़ता है, झरने पार करने पड़ते हैं, शिकारियों से बचना पड़ता है, कईयों को तो पानी भरे रोड से गुजरकर अपनी पैदा होने वाली जगह पर पहुंचना पड़ता है भाई। ऐसे ही तो हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। एक बार जब सामन अपने पुराने ठिकाने पर था, कार पहुंचती है तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि बस अब जैसे दुनिया छोड़कर जाने वाली है। लेकिन जिंदगी आपको इतनी आसानी से कहाँ जाने देती है। ये मछली फिर एक प्रोसेस चालू करती है जिसे कहते हैं डिटेरिएशन, जहाँ वो मर चुकी होती है पर असल में मरती नहीं है। वो क्या वर्ड यूज होता है उसके लिए जो मर जाता है लेकिन फिर भी जिंदा होता है? जी हाँ, ज़ोंबी। यही एग्जाम्पल है लिविंग डेड का। लेकिन अच्छी बात है कि भले ही चाहे ये ऐसे दिखती हो कि ये आपके सर के लिए भूखी हैं, पर असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। फ्रॉस्टी फ्रॉग्स। जब गर्मियां खत्म होने वाली होती हैं और ठंड आने वाली होती है तो कई जानवरों के लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अचानक से खाने पीने की चीजों में कमी आ जाती है और गर्म रहना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ जानवरों ने अपनी एनर्जी बचाने के लिए एक तरीका निकाला जिसे कहते हैं हाइबरनेशन। गर्मियों में फैट इकट्ठा करने के बाद ये एक स्टेट में आ जाते हैं जहां इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पर इनका मेटाबॉलिज्म और हार्ट रेट धीमी हो जाती है, जिस वजह से ठंड में ज्यादातर सोते रहते हैं। लेकिन अलास्का का वुड फ्रॉग तो हाइबरनेशन को अलग लेवल पर लेकर चला जाता है। अलास्का में टेम्परेचर -79.8 फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है, तो इस वजह से इस छोटे मेंढक की बॉडी सोती नहीं है बल्कि पूरे तरीके से जम जाती है। लेकिन जब करीब 7 महीने बाद बर्फ पिघलती है तो मेढक एकदम से फिर से पहले जैसा हो जाता है। ये प्रोसेस इतनी अनबिलीवेबल है कि कुछ लोग तो जमे हुए मेढकों को गार्डन ऑर्नामेंट समझ लेते हैं। असल में ये कुछ इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं। यार ये तो बड़ा ठंडा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है वैसे वैसे वुड फ्रॉग का दिल और फेफड़ा काम करना बंद कर देता है। मतलब कि टेक्निकली मेढक को बायोलॉजिकली डेड कहा जा सकता है, लेकिन माना कि ऐसा होने पर कोई भी दूसरा क्रीचर मर जाएगा, वहीं वुड फ्रॉग जिंदा रहता है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है इसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ये किसी भी नॉर्मल मेढक से 10 गुना ज्यादा इनमें पाया जाता है, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर पानी लॉक्ड रहता है। इंसानों में फ्रॉस्ट बाइट तब होता है जब हमारे खून में पानी बर्फ बन जाता है और हमारी
सेल्स डिहाइड्रेट हो जाती है और मर जाती हैं, तो अपनी सेल्स को सुपर स्वीट रखकर वुड फ्रॉग पर्याप्त पानी उनमें रख सकते हैं। और तो और तब भी जब इनका शरीर करीब 65% अंदर और बाहर दोनों तरफ से जम गया हो। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन ये पूरी मौत को हारने वाली प्रोसेस मुझे एकदम रूह कांपने वाली लगी भाई। ठीक है, थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सुनिए कि ये चिड़िया क्या कह रही है और मुझे बताइए। या तो मैंने गलत सुना है या फिर चिड़िया ने कैमरा की आवाज निकाली है। यार इतना तो कंफर्म है कि मैं अभी तक पागल तो नहीं हुआ हूँ। ये ऑस्ट्रेलियन लैरी बर्ड एक ऐसा क्रीचर है जिसके पास सबसे गजब एबिलिटी है किसी भी आवाज को सुनकर उसकी मिमिक्री करने की। कुकबरस के पूरे झुंड की आवाज, उससे लेकर खिलौने वाली बंदूक तक। लैरी बर्ड्स सिरिंग्स का यूज करती हैं, जो कि चिड़ियों का वोकल ऑर्गन होता है और इसी की मदद से ये आवाजें निकाल पाती हैं। इनके सिरिंग्स में 3 पेयर की मसल होती है, वहीं दूसरी चिड़ियाओं में 4 पेयर होते हैं। इसी वजह से ये ज्यादा फ्लेक्सिबल साउंड निकाल सकते हैं। दूसरी चिड़ियां जो कि आवाजें मिमिक कर सकती हैं, उनसे ठीक उल्टा लैरी बर्ड आवाजें निकालना अपने मेल साथी से सीखती हैं। तो ये एबिलिटी जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। कुल मिलाकर ये एबिलिटी बड़ी गजब की है। लैरी बर्ड्स हर आवाज की मिमिक्री कर सकते हैं, फिर चाहे वो कार अलार्म हो, बांसुरी हो, कैमरा की आवाज हो या फिर स्टार वॉर्स के R2D2 की आवाज। एक नर्ड की तरह मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा कूल लगा, और दूसरी लैरी बर्ड को भी। जहां ये पूरे साल गाती हैं, वहीं जून के अगस्त के बीच ये एक पर्टिकुलर ट्यून गाती हैं, क्योंकि ये इनका मेटिंग सीजन होता है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि फीमेल लैरी बर्ड्स भी आवाजों की मिमिक्री से उतना ही अट्रैक्ट होती हैं जितना कि हम। और बताओ, तब भी जब मैं किसी लड़की को R2D2 की आवाज निकाल कर इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, तो वो छोड़कर चली जाती है और मैं सिंगल रह जाता हूँ भाई। इट्स नॉट फेयर। रैम्बलिंग रेवन। अब अगर आपको लग रहा है कि आवाज मिमिक करना एक्सोटिक और ट्रॉपिकल चिड़ियों का आता है, तो आप गलत हैं। इसे सुनिए। Mischief, can you say hello? Hello. Good bird. ओके, बस एक सेकंड रुक जाइए। ये एक रेविन है, एक रेविन जिसने जस्ट अभी हेलो कहा। रेविन चिड़ियों की बहुत ही आसानी से पाई जाने वाली स्पीशीज है। इनफैक्ट मुझे तो ये हमेशा दिखती रहती हैं, लेकिन मैंने आज से पहले इसको ऐसे बोलते हुए कभी भी नहीं सुना। Can you say hi? Hi. Good job. क्या ये कोई जबरदस्त साउंड एडिटिंग है? नहीं, ये शरारत है। एक सफेद गर्दन वाली रेविन जिसे ट्रेन किया गया है इंसानों जैसी आवाज निकालने के लिए। तो मतलब कि ऐसा लगता है रेविन्स को ट्रेन करके आवाज मिमिक करवाई जा सकती है, और ऐसा इनके सोफिस्टिकेटेड ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से मुमकिन हो पाता है, जो कि कम्युनिकेशन करने वाले एरिया को मेमोरी और लैंग्वेज वाले एरिया से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर देता है। शायद आपने पहले कभी किसी तोते को भी बात करते हुए सुना होगा। वेल, तोते की भी ब्रेन की यही फंक्शनिंग होती है, जिसकी वजह से वो 1000 वर्ड्स मिमिक कर सकते हैं, लेकिन रेवन सिर्फ 100 वर्ड्स तक ही मिमिक कर सकते हैं। इस तरह की स्पीकिंग का साइंटिफिक नाम है लिंगुअल आर्टिकुलेशन। तो रेवेंस कोई भी आवाज सुनकर उसे मिमिक तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं होता है कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं, उसका मतलब क्या है। शायद कभी फ्यूचर में रेवेंस हमारा उधार चुकाएंगे। मेरा मतलब है कि मैं तो डेफिनेटली इनसे शरारत के लिए स्क्वैक क्वैक कैसे करते हैं ये सीख लूंगा। दर्द नहीं फायदा भी। बहुत ही गंदे नाम वाला नेकेड मोल रैट उतना ही अजीब क्रिएचर है जितना अजीब उसका नाम है। ये तो ठीक मेरे उसके जैसा दिख रहा है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। बस इसमें दांत है और मेरे उसमें दांत नहीं है। ये ईस्ट अफ्रीका का नेटिव है। ये पैदा होने के साथ ही अंधे होते हैं, इनके बाल नहीं होते और अंधेरे गंदे जमीन के नीचे रहते हैं। मैं सच कहूंगा ये जिंदगी तो मैं कभी भी नहीं चुनूंगा, लेकिन शायद नेकेड मोल रैट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेकेड मोल रैट ही एकमात्र मैमल थर्मोकॉन्फॉर्मर है, जिसका मतलब है कि ये खुद अपनी बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। इन क्रीपी छोटे क्रीचर्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स भी नहीं होते हैं, जो कि दर्द फील कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब है कि इनकी बनावट ही ऐसी है कि इनको दर्द फील नहीं होता। इनकी बनावट ऐसी होती है कि ये जमीन के नीचे बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है। अगर इनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है तो इनको दौरे पड़ने लगते हैं। पर इतनी कम ऑक्सीजन के साथ रहने का मतलब है कि लैक्टिक एसिड, जो कि तब बनता है जब मसल्स यूज होती हैं, वो इनकी बॉडी में बहुत होता है। ये वही एसिड है जिसकी वजह से बहुत भारी वर्कआउट के बाद आपकी मसल्स दुखती हैं। तो इन मोल रैट्स की बनावट ऐसी है कि जिससे जब ये चलें तो इनको
दर्द ही ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एसिड की इतना ज्यादा अमाउंट होने की वजह से उन कुछ स्पीशीज को कैंसर ट्यूमर नहीं हो सकता। जी हाँ, नेकेड मोल रैट को कैंसर नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये जितने चाहे उतनी सिगरेट पी सकते हैं। गजब की आंखें। गिरगिट बड़े ही कूल होते हैं, है ना? या फिर गर्म, डिपेंड करता है कि किस वक्त वो किस रंग में है। ये रेप्टाइल्स बड़े ही फेमस है रंग बदलकर अपने शिकारी से बचने के लिए, अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि बाकी तो इनमें कोई अपने बचाव के लिए एबिलिटी है नहीं। इसीलिए अपना रंग बदलकर अपनी सराउंडिंग में मिल जाने की वजह से शिकार होने से बच पाते हैं। लेकिन भले ही आप इसे ना देख पाए, पर ये आपको देख सकता है, फिर चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना हो। गिरगिट की आंखों की बनावट कुछ अजीब सी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी हर आंख को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली, और 90 डिग्री वर्टिकल घुमा सकते हैं। और दोनों ही आंखें खुद में इंडिपेंडेंट होती हैं। इसका मतलब है कि गिरगिट जिस आंख से भी जिस जिस तरह से देखना चाहे देख सकते हैं। जब गिरगिट दोनों ही आंखों से एक ही तरफ देखते हैं, जैसा कि हम इंसान देखते हैं, तो इसे हम बाइनोकुलर विजन कहते हैं। लेकिन कभी कभार वो एक आंख से देखना चाहते हैं, जैसा कि हम इंसान नहीं देख सकते, तो इसे हम मोनोकुलर विजन कहते हैं। मोनोकुलर तब बहुत काम के साबित होते हैं जब गिरगिट को शिकार करना होता है, क्योंकि इसकी मदद से वो दो अलग अलग तरफ देख सकते हैं। जब गिरगिट को अपना शिकार मिल जाता है, तब ये बाइनोकुलर मोड में आ जाता है। दोनों आंखों से अपने शिकार को देखने लगते हैं। इन सब कैपेबिलिटीज को मिलाकर देखें तो इसका मतलब है कि गिरगिट अपने आसपास का 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं, और वो भी बिना अपना सर घुमाए। लेकिन सिर्फ गिरगिट ही ऐसे जानवर नहीं है जिनका 360 व्यू है। सभी जानवरों में रेशियो के हिसाब से ड्रैगन फ्लाई की आंखें सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं, और ये अपने दिमाग के 80% पावर देखने में और इसी कंट्रोल करने में बताती हैं। ये किसी चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं हो गया, है ना? लेकिन ये सब इस बात से मैनेज हो जाते हैं कि ड्रैगन फ्लाई दुनिया को अल्ट्रा मल्टी कलर में देख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वेल, आपकी और मेरी आंखों में 3 टीनी वीनी चीजें हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑप्सिनर्स। हमारे पास एक रेड ऑप्शन है, एक नीली ऑप्शन और एक हरी ऑप्शन। मतलब कि जो भी कलर हम देखते हैं वो इन्हीं कलर का मिक्स है। अब अगर कंपैरिजन करके देखें तो ड्रैगन फ्लाई की 30 ऑप्शन होती हैं। मतलब कि ये रंगों को और भी गहराई से देख सकते हैं, वो भी इन 3 बेसिक कलर से हटकर। तो जहां हम इंसान ऐसा करते हैं, ड्रैगन फ्लाई ऐसी दिखती है। क्या आपने कभी सोचा कि ड्रैगन फ्लाई को माइग्रेन होता होगा? क्योंकि मुझे तो ये देखकर होने लगा है मेरे भाई। लेडी लेजर्ड, नॉर्थ अमेरिका की नेटिव छोटी डेजर्ट ग्रासलैंड व्हिपटेल लेजर्ड किसी भी एवरेज रेप्टाइल जैसी है। बस अंतर यह है कि इस सब स्पीशीज में कोई मेल नहीं होता है, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। अब आपको सोचने लगे, अगर एक भी मेल नहीं है तो फिर ये छिपकलियां रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं या फिर एग्जिस्ट कैसे करती हैं? वेल, ये फीमेल स्पीशीज एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं मेयोसिस। मेयोसिस तब होता है जब एक छिपकली की सेल डिवाइड हो जाती है और डॉटर सेल बना देती है। उन सेल्स का डीएनए बढ़ता जाता है और तब तक बढ़ता है जब तक एक जिंदगी बनाने जितना डीएनए ना हो जाए, और फिर अंडा बनता है। बड़ा आसान लग रहा है ना? लेकिन ये छिपकलियां सिर्फ फीमेल ही नहीं बल्कि क्लोन्स भी हैं। अब क्योंकि कोई भी नया डीएनए नहीं बन पा रहा है और नया डीएनए पुराने वाले की कॉपी है, इसलिए इनके ऑफस्प्रिंग इन्हीं की डिटो कॉपी होती हैं। ये डरावना लग रहा होगा, है ना? लेकिन मुझे पता है, अगर मुझे खुद के 2-3 और छोटी कॉपी मिल जाए ना, तो मैं और ज्यादा वीडियोस बना सकता था भाई। माना कि स्पीशीज पूरी की पूरी फीमेल है, लेकिन कुछ फीमेल लेजर्ड मेल जैसे बिहेव करती हैं, जैसे कि रास्ता नहीं पूछती। मैं मजाक कर रहा हूँ, पर असल में इनके कुछ मस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और तो और ये अपने ही ग्रुप की मेंबर के लिए स्यूडोमेट की तरह एक्ट करती हैं। ऐसा लगता है कि इन छिपकलियों को किसी आदमी की जरूरत ही नहीं है। बस एकमात्र नुकसान व्हिपटेल छिपकली होने का यह है कि इनकी पॉपुलेशन में क्लोनिंग की वजह से बहुत ही कम या फिर ना के बराबर जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी जा सकती है। मतलब कि कोई भी बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, वो भी किसी एक को पूरे के पूरे ग्रुप के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि सभी जेनेटिकली सिमिलर हैं। पर यह सिर्फ कहने की बात है कि डेजर्ट व्हिपटेल लेजर्ड कहीं नहीं जाने वाली। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इनको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में डाला है। तो जब तक अमेज़न है, ये बढ़ती रहेंगी। सर, वो क्या होता है? आपने सुना ही होगा कि उल्लू अपनी गर्दन को गोल गोल 360 डिग्री तक घुमा सकता है। मुझे आपको ये बताते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे आपको ये बताना ही होगा कि ऐसा नहीं है। ये बस एक अर्बन लेजेंड है। हाँ, लेकिन ज्यादातर उल्लू अपना सर दोनों तरफ 135 डिग्री घुमा सकते हैं। मतलब ओवरऑल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यू 270 डिग्री का हो जाता है। आप जानते हैं कि स्पेरिकल आई बॉल्स होने के बजाय उल्लू के आई ट्यूब्स जो होते हैं ना, उनके स्किल में कहीं पीछे चले जाते हैं। इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा व्यू रेंज मिल जाता है। इसका मतलब है कि उनकी आंखें एक ही जगह फिक्स्ड रहती हैं, इसलिए इधर उधर देखने के लिए उन्हें पूरी की पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। उल्लू का बोन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि ये बिना दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन को काटे अपनी गर्दन कहीं भी घुमा सकता है। अगर ह्यूमन इसे ट्राई करें तो वेल, बस इतना ही कह सकते हैं कि
फिर उनके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमें इसकी जरूरत भी तो नहीं है, क्योंकि हम तो भले ही अपना सर एक ही जगह पर रखें पर अपनी आंखें घुमा सकते हैं। उल्लुओं को नेक ब्रेकिंग एबिलिटी बनानी पड़ी क्योंकि उनकी आंखें मूव नहीं कर सकती। तो अच्छा हुआ कि कम से कम वो इसमें तो अच्छे हैं। फैंसी उड़ान, ऐसे बहुत ही कम जानवर हैं जो अपने नाम की तरह जिंदगी बिताते हैं, और सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज तो उनमें जरूर है। न्यू गिनिया के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है और एक छोटी सी नीले और काले रंग की चिड़िया होती है जिसके पास गजब का सीक्रेट टैलेंट है। जब मेल किसी फीमेल को कोर्ट कर रहा होता है तो वो अपने पीछे से बड़ी काली बालों वाली केप रिलीज करता है, जिसकी वजह से उनकी हरी नीली ब्रेस्ट दिखने लगती है और ऐसे ही ये खुद को अनहोली विजन में बदल लेता है। एक बार जब मेल किसी फीमेल को अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन से पटा लेता है तो फिर वो अपनी पूंछ जमीन पर टैप करने लगता है, जिससे कि वो ट्यून निकलने लगती है जिसमें वो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ डांस करता है। तो एक कॉस्ट्यूम चेंज, फैंसी फ्लोरिश और डांस। एक अच्छी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी भाई? मेरा मतलब है कि अगर कोई आदमी ऐसे कपड़े उतार कर मेरे आसपास या पूंछ पटक कर नाचेगा तो मैं तो सीधा कह दूंगा कि यार मुझे लगा हम दोनों को ही किसी और को ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जब बात आती है सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज की तो फीमेल और मेल की पॉपुलेशन में बहुत अंतर है। तो इसीलिए फीमेल करीब 15 से 20 मेल रिजेक्ट करती है और फिर ही किसी मेल के साथ सेटल होती है। ये तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है भाई। अब मुझे पता चला कि ये मेल अपने जी जान को लगाते क्यों हैं। द मड स्किपर, हम सभी जानते हैं कि मछली पानी के बाहर सांस नहीं ले सकती है, लेकिन फिर से सोच लीजिए, क्योंकि ये मिट्टी में जना हुआ मेढक जैसा जानवर असल में मछली है। इसे मड स्किपर कहते हैं और ये 12 इंच लंबी हो सकती है। इसे टेक्निकली फिश माना गया है, लेकिन इस स्पीशीज के गिल्स के पास एयर पॉकेट्स होते हैं जिसकी वजह से ये कुछ ही मिनट में जमीन में भी सांस ले सकते हैं। और जब ये गीली होती है तो मड स्किपर अपने गले और मुंह की स्किन की लाइनिंग की मदद से भी सांस ले सकते हैं। साइंटिस्ट इस टाइप की ब्रीथिंग को कॉन्टिन्यूअस रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसका मतलब है कि माना मड स्किपर कुछ समय तक जमीन पर सांस ले सकती है, लेकिन बाद में से सांस लेने में काफी पानी में लौटना पड़ेगा। थैंक गॉड, जब ये पानी से बाहर होती है तो मड स्किपर अपने फिन्स की मदद से जमीन पर रेंगती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एबिलिटी हमें एवोल्यूशन का सबूत देती है। जी हाँ, एवोल्यूशन, ठीक आपकी आंखों के सामने। वाह, जिंदा रहने का भी क्या गजब टाइमिंग है ना हम लोगों का। जीसस क्राइस्ट, ओ नहीं, सॉरी, छिपकली। सेंट्रल और साउथ अफ्रीका की नेटिव ग्रीन बेसिलिस्क लिजर्ड और कोई आम छिपकली नहीं है। इनफैक्ट ये आसमान की सबसे बड़ी छिपकली का बेटा है। हाँ, वही छिपकली जिसने पूरी छिपकली की दुनिया सिर्फ 6 दिन में बना डाली थी। और अब ये छिपकली जमीन पर उतरी है हम सभी को अपने छिपकली के पापों से मुक्त करने के लिए। जीसस क्राइस्ट का भला हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। जीसस छिपकली असली नहीं है, बल्कि ग्रीन बेसिलिस्क लिजर्ड का ही निकनेम जीसस लिजर्ड है, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है पानी में चल लेने की। जी हाँ, आपने सही सुना। मुझ पर भरोसा नहीं, खुद देख लीजिए। मुझे देखकर शौक लगा कि इसने पानी को वाइन में नहीं बदला। तो चलिए बिब्लिकल पाउडर को साइड में रखते हैं, पर आखिर इस बेसिलिस्क लिजर्ड ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैर कैसे पाए? वेल, ये छोटा सा जानवर फूड चेन में बहुत ही कम आता है और इसे चिड़िया और सांप खा जाते हैं। तो इसकी एबिलिटी शिकारियों से बचने का ही नतीजा है। पानी के ऊपर फटाक से चलने के लिए अपने पीछे के पैरों पर डिपेंड होते हैं, जिनमें हर उंगली के बीच पतली सी स्किन होती है। जब ये पानी में अपने पैर डालती हैं तो उसके पैरों के जाल की वजह से कैविटी बन जाती है, ठीक किसी एयर बबल की तरह। पर्याप्त स्पीड के कारण ये हवा की मदद से आगे बढ़ते हैं। डूबने से बचने के लिए ये छिपकली कम से कम नीचे की तरफ के फोर्स का यूज करती है, और ये चीज जानते हुए कि ये छिपकली अमर नहीं है, इनकी पानी में चलने की एबिलिटी को मानना पड़ेगा। ये 5 फीट पर सेकंड की स्पीड से पानी में चल सकती है और ये तैरने से पहले करीब 15 फीट का सफर तय कर सकती है, फिर इनको तैरना पड़ता है। वेल, ठीक है, ये असली जीसस नहीं है, लेकिन ये ऐसे रिलीजन जरूर है जिसमें मैं शामिल होना चाहूंगा। क्या आपने ऊपर में से किसी भी अमेजिंग क्रिएचर को असल में देखा है? अगर नहीं तो कौन है जिसे आप देखना पसंद करेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।